हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। उसने भारत पे आक्रमण किया और वहाँ से भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल जाता है। इतिहास इस सेंस में बदलता है कि अब भारत में पूरी तरीके से एक मुस्लिम शासन स्थापित होता है और इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम जानते हैं, उसका नाम क्या था और वो कहाँ से आया था। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोहम्मद गजनवी के बारे में। वो गजनवी का शासक था। तो गजनी में ही मोहम्मद गजनवी के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर शासक होते हैं, तो उनको अपदस्थ कर दिया जाता है। अर्थात गौरी से पहले उसके जो पूर्वज थे उन्होंने गजनवी के उत्तराधिकारियों को गजनी से भगा दिया और गजनी के एक छोटा सा एक क्षेत्र पड़ता है गौरी। तो उसी गौरी पे, गौरी या गौर भी कहा जाता है, उसी गौर पे एक नए वंश के शासन की स्थापना हुई जो कि गौरी वंश के नाम से जाना जाता है। और उसका एक और जो नाम है वो नाम है संसनावली वंश। तो संसनावली वंश का शासन स्थापित होता है गजनी में और इसी संसनावली वंश से मोहम्मद गौरी आता है। बाद में ये गजनी का शासक भी बनता है। इसके दो नाम होते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो जान लीजिए। एक नाम होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और दूसरा है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। दो नामों से जाना जाता है। भारत पर मोहम्मद गौरी कई आक्रमण करता है। इसके आक्रमण करने का उद्देश्य जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि पहले मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था तो उसका उद्देश्य होता है भारत से धन लूटना, उस धन को गजनी ले जाना और वहाँ के साम्राज्य को मजबूत बनाना। इसके उल्टा मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य होता है वो होता है साम्राज्य विस्तार। अपने साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता है भारत में भी, और इसी के तहत वो भारत पर आक्रमण करता है। तो इसके आक्रमण की जो शुरुआत होती है, सबसे पहला आक्रमण होता है 1175 में और ये आक्रमण होता है मुल्तान। तो अफगानिस्तान में पड़ता है गजनी और गजनी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका होता है मुल्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, मुल्तान का क्षेत्र। तो मुल्तान पर आक्रमण करता है और उसको जीत भी लेता है। उसके बाद 1176 में सिंध को भी जीत लेता है। अर्थात वो धीरे धीरे वो भारत की ओर बढ़ रहा है। गजनी से पहले मुल्तान, मुल्तान के बाद वो सिंध पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद 1171 में एक महत्वपूर्ण इसका आक्रमण है 1178 में, और वो आक्रमण होता है चालुक्य शासक भीमराज द्वितीय या मूलराज द्वितीय कहा जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, चालुक्य शासकों के ऊपर। और चालुक्यों का शासन गुजरात में चल रहा होता है। माउंट आबू के नज़दीक एक जबरदस्त युद्ध होता है। तो इस युद्ध की विशेषता ये थी कि मूलराज द्वितीय जो होता है वो उस समय, या भीम द्वितीय भी इसको कहा जाता है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय जो है वो नाबालिग होता है और उसकी संरक्षिका होती है उसकी माँ नायिका देवी। तो नायिका देवी ही मुख्य रूप से सारी रणनीति बनाती है, युद्ध का नेतृत्व भी नायिका देवी करती है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। तो ये इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी। अर्थात भारत में मोहम्मद गौरी को सबसे पहली जो हार मिली वो मिली चालुक्य शासक भीमराज द्वितीय कह ले या मूलराज द्वितीय के से प्राप्त हुई। और उसकी मूलराज द्वितीय की तरफ से जो एक्चुअली जो लड़ाई लड़ रही थी उसकी माँ नायिक देवी लड़ रही थी। उसके बाद अपने अभियान को वो आगे बढ़ाता है। पाकिस्तान का एक इलाका है पेशावर, वहाँ पे 1179 में आक्रमण करता है, उसको भी जीत लेता है। 1181 में पंजाब का क्षेत्र लाहौर आता है,
उसको अपने कब्जे में करता है। 1189 में भटिंडा पे भी अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से देखें तो पाकिस्तान का जो पूरा क्षेत्र है अब गौरी के नियंत्रण में आ जाता है, और वर्तमान का जो भारतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए या इस क्षेत्र में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसी कड़ी में 1191 में एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, जिसे कि तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन जो क्षेत्र है ये पड़ता है हरियाणा में, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से हार होती है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। तो ये पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी गलती थी कि वो मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया। अगर मार दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। इसके बारे में एक और भी बात कही जाती है कि इस युद्ध में या पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने आमंत्रित किया था। तो जयचंद कौन थे? तो रिश्ते में तो ऐसे पृथ्वीराज चौहान के वो ससुर लगते थे, कन्नौज के राजा थे और गढ़वाल वंश से आते थे। वो कन्नौज के राजा थे जयचंद। जयचंद की बेटी थी संयोगिता। तो ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, परंतु जयचंद उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो इस चीज को जयचंद पचा नहीं पाता है और वो अपने ईगो पर लेता है, इज्जत पर लेता है और पृथ्वीराज चौहान को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहता है। इसी कड़ी में वो मोहम्मद गौरी से मिलता है और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए उसे उकसाता है। तो तराइन के पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन वो जब हार कर वापस गजनी जाता है तो फिर से युद्ध की तैयारी करता है और वो तैयारी करता ही रहता है। इसी कड़ी में उसे दो उसके दास होते हैं जो कि सेनापति भी होते हैं, और वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा होता है बख्तियार खिलजी। इनकी सहायता से 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरीके से हार होती है। उन्हें बंदी बना लिया जाता है, पहले उन्हें अंधा भी कर दिया जाता है। और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का जो शासन चल रहा था अजमेर में और दिल्ली में, दोनों पर मोहम्मद गौरी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो दोनों अजमेर से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र भी जो है वो अब मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में चला गया। यहाँ पे एक बात और बतलाऊं कि पृथ्वीराज चौहान का जो एक्चुअल उनका अपना जो क्षेत्र था वो अजमेर था। जो दिल्ली का क्षेत्र है वो तोमर वंश के अंतर्गत आता था, उनका शासन था। और तोमर वंश पृथ्वीराज चौहान का नानिहाल पड़ता था तोमर वंश में, और उनके कोई अपने संतान नहीं थे। तो वैसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान को ही दिल्ली का शासन मिल जाता है। तो इस प्रकार से दिल्ली और अजमेर दोनों ही जो है सो पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में आते हैं। तो मोहम्मद गौरी जब इनको पराजित कर देता है पृथ्वीराज चौहान को, तो अब उसका अधिकार कह लें तो पूरे पाकिस्तान पे हो जाता है, पंजाब पे हो जाता है। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर से लेकर दिल्ली तक उसका नियंत्रण स्थापित होता है। उसके बाद फिर अगली लड़ाई लड़ी जाती है 1194 में, और ये युद्ध होता है जयचंद से ही। जिस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, उकसाया था, उसी मोहम्मद गौरी का अब अगला जो निशाना बनते हैं वो बनते हैं जयचंद। जयचंद कन्नौज के शासक होते हैं गढ़वाल वंश से। जयचंद युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब कन्नौज पर भी मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है।
तो कन्नौज यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, उसके बाद राजस्थान का हिस्सा, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा वगैरह, उसके बाद वहाँ से होते हुए कन्नौज तक का क्षेत्र, या कह लें कि लगभग आधे उत्तर प्रदेश तक जो है वो मोहम्मद गौरी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है कि वो अपनी दासों की सहायता से यहाँ का शासन चलाता है। वह खुद आता है, भारत के क्षेत्रों को जीतता है, और जीतने के बाद अपना प्रतिनिधि किसी दास या किसी सेनापति को बना देता है उस जीते हुए क्षेत्र पर शासन करने के लिए, और खुद गजनी लौट जाता है। तो यही उसकी कार्य शैली होती है, काम करने का तरीका होता है। तो जब कन्नौज तक मोहम्मद गौरी का पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है, तो कह लें कि एक तरीके से उत्तर भारत के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों पर उसका अधिकार कायम हो जाता है। इसलिए मोहम्मद गौरी को तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, भारत में तुर्की राज्य का। दूसरा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम अभियान होता है, और वो अंतिम अभियान चलाता है खोखरो जनजाति के विरुद्ध। खोखरो जनजाति को वो जीतता है, उन्हें हराता है, और वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो जीत कर यहाँ भारत में जो जीते हुए क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के जिम्मे करके वापस गजनी लौटता है। उसी लौटने के क्रम में 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरो जनजाति ने रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। और वो जो जगह था जहाँ पे मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी, उस जगह का नाम है दमयक। तो दमयक में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। अब इधर क्या होता है कि उसके कई दास होते हैं, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब गुलाम वंश की स्थापना होगी। तो मुख्य रूप से उसके 2 सेनापति थे जो कि तराइन के युद्ध में को जीतने में सहायता करते हैं। वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा होता है बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली से लेके वो पंजाब और पाकिस्तान का जो क्षेत्र होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जिम्मे दे देता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासन देख रहा होता है। दूसरा जो उसका दास होता है, जो कि सेनापति भी है, वो होता है बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिसकी कल्पना मोहम्मद गौरी ने भी नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी नहीं किया था। क्या करता है बख्तियार खिलजी? तो वो और आगे बढ़ता है पूर्व की ओर, अर्थात वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता चला आ रहा था मोहम्मद गौरी, और एक एक कर के वो अधिकार स्थापित करता जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश से भी वो आगे बढ़ता है बख्तियार खिलजी, और बिहार और बंगाल का अभियान चलाता है, और उस क्षेत्र में आने वाले सारे राजाओं को हराता हुआ वह बंगाल तक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसी कड़ी में जब वह बिहार में आक्रमण करता है, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो 2 बहुत नामी गरामी विश्वविद्यालय थे उस समय के, उनमें आग लगा देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को भी वो तहस नहस कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है आग लगाकर। विक्रमशिला में भी वो वही करता है, आग लगाकर पूरे विश्वविद्यालय को वो विध्वंस कर देता है, नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाई गई थी, उस आग से सारी किताबें जो हैं जलकर राख हो गई, जो कि भारत के पुराने जो संस्कृति से जुड़े हुए किताब थे, इतनी सारी ज्ञान की किताबें थी, वो सारे जलकर नष्ट हो गए। और ये भी कहा जाता है कि जो आग लगी थी वो लंबे समय तक जलती ही रही थी, महीनों जो है सो वो आग जलती रही थी। तो ऐसा इस कारनामे को वो अंजाम देता है और पूरी तरीके से नष्ट कर देता है नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को। उसके बाद वो बंगाल की तरफ बढ़ता है। बंगाल में जब बढ़ता है तो वहाँ पे उस समय सेन वंश का शासक
चल रहा होता है। और सेन वंश का जो राजा होता है उसका नाम होता है लक्ष्मण सेन। तो जब लक्ष्मण सेन को ये पता चलता है कि बख्तियार खिलजी उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो वो महल को छोड़कर भाग जाता है नेपाल की तराइयों में। इस प्रकार से बंगाल पर भी बख्तियार खिलजी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, बंगाल को भी वो जीत लेता है। लक्ष्मण सेन की एक जो बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनके दरबार में एक कवि रहते हैं जिनका नाम होता है जयदेव। और जयदेव ने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी। तो गीत गोविंद काफी फेमस है और वो गीत गोविंद की रचना करने वाले कवि जयदेव होते हैं और वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते हैं। तो अब बंगाल और बिहार पर भी बख्तियार खिलजी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, या यूं कह लें कि पंजाब से लेकर, हालांकि पाकिस्तान कहना चाहिए, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक में तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है। यहाँ पे कुछ और भी बातें बतलाना चाहूँगा और वो मोहम्मद गजनवी से जुड़ी हुई है। मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 2-3 उसके साथ आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, इतिहासकार लोग आते हैं। तो अलबरूनी के बारे में हमने देख लिया था। 2 लोग रह गए थे, एक है फिरदौस। फिरदौस को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है और इन्होंने शाहनामा की रचना की थी और शाहनामा को अब अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं व्यक्ति इतिहासकार होते हैं वो हैं बैहाकी। बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की थी और इन्हें पूर्व का पेप्स कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गौरी के जो दास होते हैं वो भारत पे एक गुलाम वंश की नींव डालते हैं और वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद भारत में एक मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।